गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड की इकोनॉमिक्स के चैप्टर अर्थशास्त्र, जो कि आपका ये किताब होगा, अर्थशास्त्र का बुक है। इसका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर के बारे में कुछ टॉपिक को भी हम लोग समझेंगे। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जो आपको यहाँ पर बता दिया गया है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास चैप्टर का नाम है। इसका इंट्रोडक्शन है, पहला टॉपिक इसमें आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे ही जा रहे हैं। इसका परिचय जो दिया है क्या है कि आर्थिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम प्रतिदिन खुद को डेवलप करने के विषय में सोचते हैं, डेवलप करने के कामकाज में लगते हैं, वो सारी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे मानव सभ्यता का विकास जो है सो वास्तव में विकास का एक इतिहास है, जो कि आखेट आखेट कहने का मतलब शिकार, जिस समय हमारे शिकार करके हम लोग चीज़ों का प्रयोग करते थे, से लेकर कृषि और विनिर्माण तक पहुंचा है। ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को हम एक बार और फिर से आपके सामने रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे इस पे। क्या था कि आर्थिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि मानव सभ्यता का विकास वास्तव में विकास का ही एक इतिहास होता है, जो कि आखेट यानी कि शिकार से लेकर कृषि और फिर विनिर्माण तक अभी तक पहुंच चुका है। कृषि से आप परिचित हैं, भारत जो है सो कृषि प्रधान देश में ही आता है। ठीक है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था वह संगठन या व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपनी आर्थिक क्रियाओं द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे एक शब्द बताया जा रहा है, जीविकोपार्जन, ये जीविकोपार्जन को आप ले सकते हैं किसमें, जैसे हमारे प्रतिदिन का दैनिक जीवन यापन चलाने के लिए जो हम काम काज करते हैं, वो सब जीविकोपार्जन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ये दो टॉपिक आगे हम लोग इसमें आते हैं। अच्छा, इसको हम एक और दूसरे लैंग्वेज में भी हम समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो सरल भाषा में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो यह जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक प्रक्रिया होती है। यह जीवन यापन को चलाने के लिए एक आर्थिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा लोग अपनी निजी आवश्यकताओं को, निजी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है। ये आपका परिचय और अर्थव्यवस्था का अर्थ था। आगे हम आते हैं। आगे इसका टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं और इसको हम लोग किस तरीके से बांटते हैं। पहले हम लोग आते हैं, इसको हम रब्ट करते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे, आपके पास ये अवेलेबल होगा। टॉपिक चल रहा है आपका अर्थव्यवस्था का प्रकार। ठीक है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के कितने प्रकार होते हैं, इकोनॉमिक को हम लोग किस प्रकार, लेकिन इसमें आपको प्रकार वो अलग अलग प्रकार से इसमें जो बताए जा रहे हैं वो आप ध्यान देंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, टॉपिक है हमारा क्या, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है। इसको हम तीन भाग में बांटेंगे। ठीक है। तीनों भाग आपके सामने जो है सो क्लियर किया जाएगा अभी। चलिए, ये तीन हमारे पास लाइन है, तीनों में हम लोग चलते हैं। पहला है हम लोग का पूंजीवादी, दूसरा है हम लोग का समाजवादी, और तीसरा है हमारा मिश्रित। ठीक है। ये अर्थव्यवस्था के प्रकार, पहला अर्थव्यवस्था का प्रकार में आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी को हम लोग एक दूसरे लैंग्वेज में जानते हैं क्या, कि पूंजी को हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है। पूंजी को हम लोग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल दैट मीन्स कि जैसे अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं, अगर हम किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो वहां जो हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसे हम पूंजी के तौर पर रखेंगे। ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है मीनिंग, कि इसमें उत्पादन के जो साधन पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। इसका हम डिफिनेशन आपको लेकर चलते हैं कि इसमें जो है, इसमें उत्पादन के साधन पर
किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये पहले हम समझते हैं कि निजी व्यक्ति क्या। तो निजी व्यक्ति को हम लोग लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक व्हीकल्स खरीदा, आपने एक गाड़ी खरीदा, टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी हो, तो वो सिर्फ आपका अपना है, उस पर सिर्फ आपका अपना अधिकार होगा। ठीक है। और उसके अलावा भी आपका घर, आपका पर्सनल उस पर अधिकार होगा। ये सारी निजी संपत्ति के अंतर्गत चली आएंगी। निजी संपत्ति में हमारा घर आता है, हमारी गाड़ियां आएंगी, हमारे मोबाइल फोन्स हो, हमारी कुछ जो भी निजी संपत्ति है, हमारा पैसा हो, वो सारी हमारी निजी संपत्ति के अंतर्गत आती है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या, तो लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है। ये सिर्फ प्रॉफिटेबल चीजों को ही देखती है। इसमें अगर हम कंट्री के अनुसार, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है कंट्री के अकॉर्डिंग, तो कंट्री अगर हम लेके चलते हैं तो इसमें हम एक कंट्री को लेते हैं अमेरिका, और दूसरा एक जापान। ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, सो इसमें है कि उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति या फिर संस्था का अधिकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है सो लाभ कमाना है। लाभ मतलब कि प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था पे। अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारा क्या है। ठीक है। चलिए, समाजवादी, उसके बाद फिर हम चलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का काम क्या होता है कि यहाँ जो उत्पादन या उत्पादन के जो साधन है, उसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। इसके इसमें जो उत्पादन के साधन है, इसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है। इसको एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा गया है कि इसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार है। अब सरकारी जो भी संस्थाएं होती हैं, सरकारी विद्यालय, सरकार का अधिकार है वहां पर। सरकार अपने, जैसे अगर आपका कोई निजी विद्यालय है, अगर हम दो एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं, जैसे निजी विद्यालय, कोई भी एक प्राइवेट स्कूल, ठीक है, अभी समर वेकेशन देना है, तो निजी विद्यालय जो है, सारे निजी विद्यालय में जो है समर वेकेशन अलग अलग टाइम पे होता है। कोई कुछ विद्यालय में छुट्टियां हो चुकी हैं, कुछ विद्यालय में छुट्टियां होने वाली हैं। ठीक है। लेकिन अब सरकारी संस्थाएं जो है, जैसे कि सरकारी स्कूल जो होगा, उस सारे सरकारी विद्यालय का छुट्टी एक समय पे ही होगा, जो कि हमारी सरकार जो है सो निर्धारित करती है कि उसकी छुट्टी कब से कब तक की जाएगी। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझोगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। समाज कल्याण करना मतलब कि समाज को आगे बढ़ाना। अब रोड बना दिए, वो समाज कल्याण के अंतर्गत आएगा। विद्यालय बना रहे हो, रोड समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। ठीक है। हॉस्पिटल बना रहे हैं, पुलिस स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं, ये सब समाज कल्याण के अंतर्गत आप रखोगे। तीसरा हम लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन एकदम नॉर्मल सा है, ये दोनों को आपस में आप मिला दो, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था जब दोनों एक साथ मिलकर काम करती है, ठीक है, हम इसको लिखते हैं, जब पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था एक साथ मिलकर काम करे तो हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था
कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप भारत को रख लो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप भारत को रखो। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी चल रहा है एग्जाम्पल। यहाँ पर पूंजीवादी लोग भी हैं जो हमारा मतलब हमारे देश के कल्याण के लिए मदद करते हैं, और दूसरा सरकार भी जो है सो हमारी हेल्प करती है। तो कई प्रकार से हो सकती है, आप प्रकार जो है सो समझ सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था हमारा क्या कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। अर्थव्यवस्था के प्रकार को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा था हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा था हमारा क्या तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल आपको क्या बताया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति या फिर संस्था का अधिकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो लाभ कमाना है, यानी कि एक प्रॉफिटेबल काम है। इसमें अमेरिका और जापान को हमने एज अ एग्जाम्पल पे रखा है। दूसरा था हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि इसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है, ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो समाज का कल्याण करना। तीसरा था हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि ये पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था जब एक साथ मिलकर काम करती है तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल में किसे रखा है तो भारत को रखा है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, हम लोग इसके आगे चलते हैं। आप नोट करो। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप नोट कर लोगे। आगे हमारा टॉपिक जो आ रहा है, ठीक है, आगे के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आगे टॉपिक क्या है कि विकसित एवं विकासशील क्या होता है। चलिए, एक भाषा में अभी इस चैप्टर पे हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है आपका यहाँ पे, टॉपिक है कि विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक क्या होता है। डेवलप और डेवलपिंग ही अगर हम बोले तो वहाँ से ही ये समझ में आता है। डेवलप और डेवलपिंग में अंतर ये हो जाएगा, यानी कि विकसित वो होगा जिसके पास किसी प्रकार से किसी चीज़ की कमी ना हो, और डेवलपिंग यानी कि विकासशील में वो सभी को हम रख सकते हैं जिसमें कुछ परेशानियां हैं और जो अभी संघर्ष कर ही रहे हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो विकसित वाले में हम लोग क्या है ना, विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, हम विकसित और विकासशील के टॉपिक्स को पहले हम आपको क्लियर करते हैं। पहला है हम लोग का विकसित, दूसरा है हम लोग का, इसी को आप डेवलप और इसी को आप डेवलपिंग के नाम से जानोगे। विकसित क्या है, जहां प्रति व्यक्ति आय और नागरिकों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है। विकसित क्या होता है तो जहां प्रति व्यक्ति आय, विकसित में है हमारा जहां प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो, उससे हम विकसित कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में भी सेम है, हम अमेरिका और ब्रिटेन को इसके एग्जाम्पल में रखते हैं। अमेरिका ही हम बस लेके चलते हैं, अमेरिका इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब विकासशील में अगर हम आते हैं तो विकासशील क्या है ना, जो अभी हम पहले भी रिपीट किए, विकासशील वो है जहां अभी संघर्ष कर रहे होंगे हम लोग कि अभी हमें डेवलप होना है, ठीक है, अभी हमें डेवलप होना है, अभी हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम काम करेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे देन फिर हम खुद को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने जीविकोपार्जन, अपने जीवन यापन को हम अच्छा बना पाएंगे, और वो सब विकासशील के अंतर्गत आएंगे। विकासशील ये है कि वैसा देश या राज्य, ठीक है, टॉपिक चल रहा है क्या हम लोग का कि वैसा देश या राज्य। राज्य इसमें एक्स्ट्रा में ऐड किया गया है, राज्य क्योंकि आपसे राज्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फिर विकसित और विकासशील सिर्फ देश के अंतर्गत ही नहीं आएगा, विकसित और विकासशील जो है सो ना सो राज्य के अंतर्गत भी चला आता है, ठीक है। तो वैसा देश या राज्य जहां विकास की प्रक्रिया, जहां विकास
प्रक्रिया जारी हो उससे विकासशील कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में रखते हैं भारत को, नेपाल को और पाकिस्तान को। इसके अलावा भी है, बांग्लादेश भी इसमें आता है, लेकिन हम लोग इस 3 को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको फिर से एक बार हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक क्या था हम लोग का कि टॉपिक था हमारा विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो विकसित और विकासशील में यहाँ पे आपको अंतर बताया गया है कि विकसित क्या है कि जहाँ प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो उसे हम विकसित कहते हैं, ठीक है। जिस कंट्री का या फिर जिस राज्य का, जिस देश या फिर जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, यानी कि अभी हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं हम सब का अगर प्रति व्यक्ति आए, अब हम सब अगर अर्निंग करेंगे तभी तो हम लोग टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे करेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारा प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छा होता है, अब प्रति व्यक्ति आय फिर हमारा कम नहीं होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय अगर हमारा अच्छा है तो हम लोग, और हमारा जीवन स्तर बहुत ऊंचा है तो हम लोग उसको विकसित में रखते हैं। इसमें अमेरिका है एग्जांपल में आपके पास। विकासशील क्या है कि वैसा देश या राज्य जहां विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी है तो उसको आप रखते हो विकासशील में। अब उसके एग्जाम्पल को अगर आप समझना चाहते हो कि हम इसको किस तरीके से और किसी दूसरे वे में अगर हम समझना चाहें तो दूसरा वे जैसे अगर हम लेते हैं तो मान लो आपकी कोई कोई सड़क बन रहा हो, तो अगर कोई सड़क बन रहा है तो अभी वो विकासशील में है, क्योंकि अभी उस सड़क का निर्माण जो है सो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो अभी वो डेवलपिंग में आएगा, ठीक है। और वैसा सड़क जो पूर्ण रूप से बन चुका हो, जिसमें जिस सड़क पे ना गड्ढे दिखे ना किसी प्रकार की दिक्कत हो, उस सड़क को हम लोग विकसित सड़क में रख सकते हैं। अब राज्य के अंतर्गत आते हैं या फिर कस्बे के अंतर्गत आते हैं, जो भी राज्य या जिला कुछ भी आप ले लो, तो वैसा जिला जो पूरा जैसे जैसे आपके पास सारी सारी व्यवस्थाएं हों तो आप उसको विकसित में रखोगे, और अगर आपके पास सारी व्यवस्थाएं ना हो तो फिर आप उसको विकासशील के अंतर्गत रखते हो, ठीक है। चलिए हम लोग फिर एक और टॉपिक अभी हम लोग आगे लेते हैं कि इस विकसित और विकासशील के बाद हमारा एक और टॉपिक आ रहा है, वह है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं। आइए आगे। टॉपिक है हमारा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, जो सभी आपके बुक्स का ही है, क्लास 10th BSEB जो बुक है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। इस टॉपिक को हम लोग खत्म करके हम लोग इसमें आएंगे एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। आप लोग लगातार इसको देखते रहेंगे। हमारा टॉपिक आ रहा है अभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग 2 प्रकार से बांटेंगे, ठीक है। हम लोग इसको 2 टाइप से लेंगे। पहला हो गया हमारा, पहला हम लोग लेते हैं स्वामित्व। स्वामित्व वही मालिकाना, निजी आप रख सकते हो इसमें। दूसरा हम लोग रखते हैं इसको क्या, तो व्यवसाय, ठीक है। एक स्वामित्व और दूसरा व्यवसाय। एक स्वामित्व के आधार पर हम लोग बांटते हैं और दूसरा हम लोग व्यवसाय के आधार पर बांटेंगे। स्वामित्व के आधार पर भी फिर हमारे 2 चीज चले आते हैं, इसमें फिर हमारे 2 आएंगे। इसमें एक आएगा हमारा निजी और दूसरा आएगा इसमें हमारा सार्वजनिक। सार्वजनिक कहने का मतलब जिस पर सभी का अधिकार हो। व्यवसाय के अंतर्गत हमारी 3 आएंगी। व्यवसाय के अंतर्गत भी हमारी 3 आएंगी। वो 3 क्या क्या हैं आप देखो। इसमें एक होगा हमारा प्राथमिक, एक होगा हमारा द्वितीयक और एक होगा हमारा तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये आपके पार्ट से हमारे क्या, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के। अब निजी और सार्वजनिक का एग्जाम्पल हम आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं, ठीक है।
अभी जस्ट हम टॉपिक पढ़े थे, उस टॉपिक में था हमारा निजी और सार्वजनिक का टॉपिक। निजी क्या है? वो सारी संपत्ति जो हमारी अपनी होती है, जिस पर हमारा ओन अधिकार हो, जिसके मालिक आप स्वयं हो, वो सारी निजी में चली आती है, जिसमें आप निजी विद्यालय वगैरह भी रख रहे थे, ठीक है। निजी आपकी अपनी संपत्ति, जिसपे हम एग्जाम्पल में आपको मोटर बाइक का एग्जाम्पल दिए थे। दूसरा हम लोग का सार्वजनिक। सार्वजनिक वो चीज है जिस पर हम सभी का अधिकार हो, ठीक है। जैसे मंदिर हो गया, मंदिर पे सभी का अधिकार है। मंदिर किसी एक व्यक्ति का, अगर मंदिर किसी घर के भीतर है तो उस पर उस घर वाले का अधिकार होगा, लेकिन अगर वो मंदिर किसी सामाजिक स्थान पे है तो उस पर फिर सभी का अधिकार होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है हम लोग का इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आप इसके पहले वाले क्लास में भी, आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में, क्लास 8वीं में भी आपने पढ़ा होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को हम लोग लिखते हैं, लिखने के पहले इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम फिर से रब करते, फिर से लिखते हैं इसको हम। आइए पहले पे आते हैं हम लोग क्या, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके पास आएगा कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। वानिकी के बाद है हमारा मत्स्य पालन और खनन, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो हमारा कृषि, पशुपालन, ठीक है, वानिकी आ जाएगा। वानिकी यानी कि जैसे आप गार्डनिंग वगैरह का काम करना, फिर मत्स्य पालन करना यानी कि मछली पालन करना, और खनन का काम करना, ये सब हमारा किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इस क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है हम लोग का विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, ठीक है, गैस तथा जलापूर्ति, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था विनिर्माण का काम करना, निर्माण का काम करना, विद्युत का काम करना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, फिर गैस का काम करना और जलापूर्ति की कामकाज करना। द्वितीय क्षेत्र को भी हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र में एक बेनिफिट है कि अगर अगर हमारा द्वितीयक क्षेत्र का विकास होगा तो प्राथमिक क्षेत्र भी बढ़ेगा। अगर इसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें भी हमारा डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक तीसरा हमारा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र लिखने के लिए ना हम ऊपर वाले को हटा दें आप, इस जगह हमारा तृतीय क्षेत्र आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग रखते हैं किसको, तो परिवहन, संचार, भंडारण
व्यापार, बैंकिंग इत्यादि को। इनमें ये सारी चीजें हमारी आती हैं। इसमें क्या है ना कि अगर हमारी तृतीय क्षेत्र में, एक मिनट, क्षेत्र के विकास से प्राथमिक और द्वितीयक ठीक है। तो फिर से समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम मिटा दिए हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या था हमारा, कि प्राथमिक क्षेत्र में था हमारा कृषि, कृषि के अलावा था हमारा पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन। ठीक है, ये सारी चीजें थी। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा था हमारा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारा है विनिर्माण का काम करना, निर्माण का काम करना, विद्युत का काम करना, फिर गैस तथा जल आपूर्ति। द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा तो प्राथमिक क्षेत्र का विकास ऑटोमेटिक से होने लगेगा। फिर हमारा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है हमारा परिवहन का काम करना। परिवहन आप जानते हो, ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, जिसमें बस, ट्रेन, हमारा मेट्रो, मेट्रो के अलावा एरोप्लेन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर, जहाज, वो सब इसमें शामिल होते हैं। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है वो। फिर भंडारण का काम करना, व्यापार का काम करना, बैंकिंग करना और इत्यादि, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। तृतीय क्षेत्र के विकास से, अगर तृतीय क्षेत्र का विकास अगर होता है तो उससे हमारा प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों का विकास भी आसानी से होने लगता है। ठीक है, चलिए ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है। इस लेसन का लास्ट टॉपिक नहीं है, इस लेसन में अभी बहुत सारे टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें बाकी के टॉपिक्स को हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और टॉपिक है हमारा कि अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना क्या है। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा कि अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना क्या है। तो यहाँ पे आपको एक आंसर लिखा गया है, क्या है कि आधारिक संरचना का अर्थ उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। क्या था कि आधारिक संरचना का अर्थ उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अब हम क्या करते हैं कि दो भागों में बांट देते हैं। पहला है हमारा आर्थिक संरचना, दूसरा है हमारा सामाजिक संरचना। ठीक है, पहला क्या था हमारा आर्थिक संरचना, दूसरा क्या है हमारा सामाजिक संरचना। अब आप पहले ये समझो कि आर्थिक संरचनाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक संरचनाओं में क्या है कि इसमें वित्त, ठीक है, अच्छा ऊर्जा, यातायात और संचार जैसे तत्व शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। जैसे इसमें यातायात हो गया जो कि हमारे प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो यातायात आप उसका प्रयोग कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, सामान को, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसको आप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के नाम से यानी कि आयात और निर्यात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में क्या था हमारा कि इसमें शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, हेल्दी होना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हेल्दी अगर होंगे, अगर हम स्वस्थ होंगे तो भी हम अच्छा डेवलप कर पाएंगे। और नागरिक सेवाएं आती हैं, ये मानवीय कार्य क्षमता बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से विकास में योगदान देती है। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपके काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी। अगर आप बीमार होंगे, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जहाँ 5 घंटे रेगुलर वर्क कर सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं, अगर आप बीमार होंगे तो वो 5 घंटे लगातार काम करना संभव नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना फिर से एक बार और हम आपको रिपीट कर रहे हैं। सामाजिक संरचना क्या है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं आती हैं।
ये मानवीय कार्य क्षमता बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से विकास में योगदान देती है। ठीक है, विकास यानी कि डेवलपमेंट में आपका योगदान देती है। अच्छा, इसको आप अगर एक एग्जाम्पल के स्वरूप में समझना चाहते हो कि अगर इसको हम दूसरी तरीके से कैसे समझे, तो जैसे मान लो कि जैसे खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। खेती करने के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, खेती करने के लिए आपको कुदाल चाहिए, ठीक है, खेती करने के लिए आपको खुरपी चाहिए, वो पहले की कुछ चीज़ें। ठीक है, अभी के हिसाब से आपको खेत में अगर पानी पटाना है तो आपको पंपिंग सेट चाहिए, अभी ड्रिप इरिगेशन आ चुका है, स्प्रिंकल सिस्टम आ चुका है। ठीक है, वो सारी व्यवस्थाएं चाहिए। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी चीज को विकसित करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क्या है, तो रेलवे, ठीक है, ये विकसित करने के लिए जरूरत है। अस्पताल जरूरत है, और स्कूल भी जरूरत होता है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अगर आप पढ़ोगे नहीं, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं आगे बढ़ोगे, नहीं आप नहीं आगे बढ़ोगे तो फिर देश नहीं आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम ये भी तो जानते हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय में जब बढ़ोतरी होगा तभी देश का भी आय बढ़ता है। ठीक है, ये यहाँ तक का हमारा टॉपिक था, सामाजिक संरचना। ये टॉपिक आपका यहाँ तक खत्म है। इसके बाद की कुछ जो टॉपिक हैं जिसको आने वाले क्लास में आपके सामने लाया जाएगा, बहुत जल्द आपके सामने उसको हम लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रयास कीजिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी और बनाया जाएगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम को। बोर्ड एग्जाम में बहुत बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाता है अच्छा, किसी भी कारण हो। ठीक है, तो आपके लिए और आपके एजुकेशन को बहुत ईजी है सो किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। हमारी टीम में जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स आपके लिए रेगुलर वर्क करेंगे। ठीक है, अगर हमारा बहुत जल्द जब भी हो जाए, हमारा 1 साल के अंदर हो जाए, 1 महीने के अंदर हो जाए, जब भी हमारा बहुत अच्छा एक सब्सक्राइब अगर हो जाता है, सब्सक्रिप्शन अगर हमारा होता है, जैसे कि वो हमारा 2K या फिर 5K के आसपास हो, 5K ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास अगर होता है, तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड की ओर भी अग्रसर होंगे। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। नहीं, आप भी समझते होंगे, इस पर नहीं हो पाता होगा, आप लोग को भी कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती होंगी, तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ हम लोग जाएंगे। आप लोग हमारी मदद कीजिए, सब्सक्राइब आप कीजिए, अपने लोगों को बताइए, अपने आसपास जो बच्चे हैं उनसे आप एक्सप्लेन कीजिए कि भाई अभी हम एक यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पॉइंट करके एक ट्यूशन आया है, एक नया बैच आया है। ठीक है, वहाँ आप बताइए उनसे और आप हमारी मदद कीजिए। आज के लिए थैंक यू। आज हमारा इतना क्लास था। कल हम लोग, आज 13 तारीख है, आज हमारा ये क्लास आया है, कल 14 तारीख को फिर हमारा एक और क्लास आएगा। ठीक है, क्लास आएगा इसी से रिलेटेड, इसमें क्या सारी टॉपिक आपका खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।